हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रविंद्र हुड्डा हुड्डा हॉस्पिटल गोहाना अड्डा रोहतक से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं इस बारे में बात करूँगा न्यूट्रिशन एंड फीडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। पहले 1 साल में बच्चे का खान पान का क्या ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि पहले 6 महीने में तो कोई उलझन है ही नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, माँ का दूध ही माँ का दूध ही पिलाना है। और 6 महीने के बाद हमें ऊपर का दूध शुरू करना है, अलाउड हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश माँ का दूध पूरा नहीं हो पा रहा है या किसी कारणवश, तो फिर हमें 4 महीने के बाद से ही ऊपर का दूध शुरू करना पड़ेगा। तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं, दिक्कतें क्या क्या आती हैं। दिक्कतें ये आती हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि ज़्यादातर माताओं को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई दूध पूरा आ रहा है। वो समझती हैं कि भाई दूध, बच्चा रोने लग जाता है, बच्चा रो रहा होता है तो वो ये समझती हैं कि दूध पूरा नहीं हो रहा है, जबकि सच्चाई ये नहीं होती है। फीडिंग का शेड्यूल बनाना पड़ता है थोड़ा सा, और बच्चा बीच में रोता है तो उस टाइम ज़रूर नहीं कि उसको चुप कराया जाए। अगर 5-10 मिनट बच्चा रो रहा है तो उसको घुमा के चुप कराना है। और आमतौर पे 3 घंटे का हमें टाइम टेबल आमतौर पे रिकमेंडेड है कि बना लेना चाहिए। 3 घंटे के बाद जो है ना दूध पिलाना है। बीच में अगर 20 मिनट बाद रोता है तो जो है ना कुछ नहीं करना, उसको घुमा लेना है और किसी भी तरह बच्चे को चुप करा देना है। अगर बार बार लेकिन रोता है बच्चा तो फिर डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। कोई और कारण मिलेगा, ये कारण आमतौर पे नहीं होता है कि भाई उसका माँ का दूध कम आ रहा है। ऊपर का दूध आमतौर पे रिकमेंडेड है नहीं। सिलेक्टेड केसेस है, वेरी फ्यू सिलेक्टेड केसेस। जैसे कई बार बच्चे को दूसरे का बच्चा गोद लेने पड़ जाता है, गोद लेना पड़ता है कई बार जब संतानहीनता की स्थिति होती है तो उसमें गोद लेना पड़े तब हमें ऊपर का दूध की ज़रूरत पड़ती है। या किसी कारणवश माता की मृत्यु हो जाती है तो भी ऊपर के दूध की ज़रूरत पड़ जाती है। या कभी कभार माँ को ऐसा तगड़ा इन्फेक्शन कोई हो जाए, सामान्य इन्फेक्शन में हमें दूध पिलाना है, स्तनपान कराते रहना है। लेकिन कुछ बीमारियाँ, बहुत सिलेक्टेड बीमारियाँ ऐसी हैं उसमें माँ का दूध पिलाना मुमकिन नहीं होता है, तब भी हमें ऊपर का दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर के कारण क्या क्या हैं, किस कारणवश हमें माँ का दूध जब पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, तो ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर के क्या क्या कॉजेज़ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि एक तो टेक्निक जो है ब्रेस्ट फीडिंग की वो बहुत माताओं को नहीं पता होती। खासकर जब पहला बच्चा होता है तो स्तनपान कैसे कराना है उस बारे में पूरी उनको जागरूकता नहीं होती है। और उसमें एक तो पोजीशन का ध्यान रखना है, बच्चे की पोजीशनिंग का ये ध्यान रखना है कि बच्चे का सिर ऊपर होना चाहिए। ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे बच्चा होना चाहिए, सिर ऊपर होना चाहिए और पैर नीचे होना चाहिए। तो ये बच्चे को दूध पिलाने का तरीका है। दूसरी बात, बच्चे को ज़ोर से धक्का नहीं देना है, अपनी तरफ खींचना नहीं है। बच्चे को सिर्फ आपको निप्पल से टच करना है, उसके गालों को, और उसके बाद बच्चा अपने आप उसकी तरफ मुड़ेगा और ब्रेस्ट को पकड़ लेगा। तो इस तरीके से हमें स्तनपान कराना है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें अगर बच्चे को बीच में सो जाता है ब्रेस्ट को मुंह में लेके, तो हमें उसको हिलाना नहीं है। हिलाने से बच्चे को और गहरी नींद आ जाएगी, और गहरी नींद आएगी तो वो ब्रेस्ट को ले नहीं पाएगा है और ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। बच्चे को हिलाना नहीं है तो फिर कैसे जगाएं बच्चे को जगाने के लिए तरीका ये रहता है कि बच्चे के कान को हम ज़ोर से थोड़ा सा रगड़ देंगे तो उससे बच्चे को थोड़ा सा पेन होगा और बच्चा आमतौर पे जाग जाएगा। या फिर हम चुटकी से उसके तलवे पे स्ट्राइक करें तो उससे भी बच्चे के जो अवेकनिंग है वो हो जाएगी और बच्चा एक ब्रेस्ट को सक करने लग जाएगा। तो ये कारण है, ये तरीका है उसको बच्चे को जागते हुए रखने का, इसकी बजाय कि हम हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो एक पोजीशन का बताया मैंने। दूसरा ये है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट को मुंह में लेके सो जाता है तो फिर क्या करना है, ये हमने बताया आपको। पोजीशन ठीक होनी चाहिए और बच्चे को फीड कराने के बाद
15 से 20 मिनट तक बच्चे का सिर ऊपर रखना है, नहीं तो उल्टी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उल्टी आ गई तो फिर उसमें सांस की नली में जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो एक तो बताया मैंने फॉल्टी टेक्निक, दूसरा इम्प्रॉपर लैचिंग जो है, ब्रेस्ट का जो हिस्सा है निप्पल के चारों तरफ का जो काला हिस्सा होता है, वो सारा हिस्सा बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं जाता है तो उससे भी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो टेक्निक का ध्यान रखना है, बच्चे की पोजीशन का ध्यान रखना है, और उसके 15 से 20 मिनट बाद तक हमें बर्पिंग करानी है, उसको डकार दिलानी है। डकार दिलाएंगे तो उससे वो हजम आराम से हो पाएगा। तीसरा कारण ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर का ये होता है इन्वर्टेड निप्पल, क्रैक निप्पल, सोर निप्पल। ये भी बड़ा कॉमन कारण है। इन्वर्टेड निप्पल हैं तो आमतौर पे तो जो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट है, वो आमतौर पे आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आपको तैयार करेंगे। वो आपको समझाएंगे कि कैसे ब्रेस्ट को बाहर निकालने के लिए वो आता है। हाथों से जो है ना करना होता है, हाथों से ब्रेस्ट को इस तरीके से करना होता है कि ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करना है और ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से निप्पल जो है ना बाहर आ जाता है। या फिर वो सिरिंज का तरीका होता है, 50 ml की सिरिंज लेके उसको काट के और सिरिंज से भी जो है ना ब्रेस्ट की जो इन्वर्टेड निप्पल है उसको बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा, कई बार निप्पल में क्रैक या सोर निप्पल हो जाती हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आ जाते हैं तो पेनफुल होता है और कई बार थोड़ा बहुत ब्लड भी आने लग जाता है। उसका क्या करना है? क्रैक निप्पल या सोर निप्पल में हमें नंबर 1 तो सबसे ज़रूरी बात है कि उसको फीडिंग को बंद नहीं करना है। जितना भी है फीडिंग कराते रहना है। अगर फीडिंग बंद कर दी तो और ज़्यादा भराव होएगा तो और ज़्यादा क्रैक निप्पल होंगी। तो एक तो फीडिंग कराते रहना है। निप्पल सील्ड रिकमेंडेड नहीं है। निप्पल सील्ड क्योंकि बॉटल फीडिंग के बराबर हो जाती है, उससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है और क्रैक निप्पल भी ठीक नहीं होंगे। तो हमें ये करना है कि बच्चे को बार बार सक कराना है, उसकी पोजीशन का ध्यान रखना है। सिर्फ निप्पल नहीं डालना मुंह के अंदर, ब्रेस्ट के निप्पल के चारों तरफ वाला काला हिस्सा सारा अंदर होना चाहिए, जिसको एरियोला बोलते हैं, वो सारा अंदर डालना है। और बच्चे का सिर ऊपर होना चाहिए, बच्चा लटकता हुआ नहीं होना चाहिए, उससे भी क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, बच्चे का मुंह भी चेक करना चाहिए। अगर बच्चे का कई बार ये होता है कि मुंह आया हुआ है तो उससे क्रैक निप्पल के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना दवाइयाँ आती हैं, उनसे भी फ़र्क पड़ेगा, क्रैक निप्पल में आराम मिलेगा। तो ये थे जो फीडिंग डिफ़िकल्टीज़। अब ये है कि भाई पहले 6 महीने तक हमें सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने से के बाद ऊपर का दूध अलाउड हो जाता है और पानी भी अलाउड हो जाता है। 6 महीने तक पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त पानी होता है। कितनी ही गर्मी हो, माँ के दूध में पर्याप्त पानी रहता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं होती है। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे में हमें क्या देना है? हमें वही चीज़ें जो बच्चा आराम से चबा पाए उनको सॉफ्ट करके देना है। पका हुआ फल है, चीकू, केला, पपीता, खरबूज, तरबूज, ये सारे फल मैश करके दे सकते हैं। दूसरा, दलिया, खिचड़ी, हलवा, खीर, उपमा और सूजी का हलवा, सूजी की खीर, मैश्ड पोटैटो, ये सारी चीज़ें हमें देनी है। मेन बात यह है कि बच्चे के दांत पूरी तरह नहीं आए हुए होते या कुछ आ रहे होते हैं, लेकिन वो चबाने में सक्षम नहीं होता है, तो हमें मैश करके देना है। जो भी चीज़ वो ले रहा है उसको मैश करके देना है। 1 साल से ऊपर के बच्चे में कोई भी ऐसा वो नहीं होता। 1 साल से ऊपर के बच्चे में तो कुछ भी दिया जा सकता है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो सारा दिया जा सकता है। कोई भी चीज़ जो है ना कोई मिर्ची हटाने की ज़रूरत, ना और कुछ हटाने की ज़रूरत, तो सारा खाना जो हमारा खाना है वही उसका खाना हो जाता है 1 साल के बाद। अब हम डिस्कस करेंगे फीडिंग प्रॉब्लम्स और मिथ्स क्या है इसके बारे में, जो मेन हमने बताया था इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत भ्रांति है कि भाई पहले
2-3 दिन जो है दूध नहीं आएगा। दूध हमेशा निश्चित तौर पे पूरा दूध उतराता है, डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर दूध पूरा उतराता है। तो ऐसा कोई भी वो नहीं है कि दूध 1 दिन या 2 दिन के बाद आएगा। कई कहते हैं कि भाई ये सिर धो लेगी तो आएगा, तारों की छाँव में आएगा, ये सब भ्रांतियाँ हैं। दूध हार्मोन्स का ऐसा बहाव होता है शरीर के अंदर कि माँ का दूध हमेशा डिलीवरी के तुरंत बाद ही जो है ना पूरा दूध आ जाता है। शुरू में जो दूध आता है वो कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको हम, जिसको खीस बोलते हैं हरियाणवी में। कोलेस्ट्रम प्रोटीन रिच फूड होता है जो 6 महीने तक बच्चों को बीमारियों से बचाव करता है। सबसे ज़रूरी फीड होता है, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है माँ से बच्चे के लिए। तो कोलेस्ट्रम बहुत ज़रूरी है, उसको किसी भी तरीके से जाया नहीं, वेस्ट नहीं होने देना है। कोलेस्ट्रम अगर किसी कारणवश माँ उठ नहीं पाती, जैसे ऑपरेशन हो रखा है या और कुछ, तो भी उसको खीस को अपना हाथों से निकाल के और जो है ना बच्चे को पिलाना है। बच्चे को उससे महरूम नहीं रखना है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है ताकि 6 महीने तक बच्चा कम बीमार होएगा। दूसरी भ्रांति है दूध कम आ रहा है। दूध कम आने का आम कोई भी वजह नहीं होती है। सभी माताओं में दूध पूरा आएगा, चाहे उसका ऑपरेशन हो रखा है, चाहे माता कमज़ोर है, चाहे उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, लेकिन दूध हमेशा पूरा आता है। कमी हमारी टेक्निक में होती है, आमतौर पे माँ में कोई कमी नहीं होती है। जो शुरू में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत हमें उसके ऊपर लेटा देना है बच्चे को, मुंह नीचे की तरफ करके बच्चे के ऊपर, माँ के ऊपर लेटा देना है। बच्चा अपने आप ब्रेस्ट को ढूंढ लेगा और अपने आप वो निप्पल को स्टिमुलेट करके अपने आप दूध पी जाएगा। उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2-3 दिन दूध ना आने का कोई वजह नहीं है, दूध हमेशा तुरंत आ जाता है। जैसे डिलीवरी होती है तो तुरंत दूध आ जाता है। दूसरी भ्रांति है, कई जो हमारी बड़ी लेडीज़ कहती हैं भाई इसका दूध तो जो है ना बच्चा फूल नहीं रहा है, विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है, बच्चे का विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये भी एक भ्रांति है जो कि बिल्कुल इल फाउंडेड है, जिसका कोई आधार नहीं है, तर्कहीन है ये बात। दूध हमेशा पूरा आता है और दूध का जो है कोई भी माता का अगर हम खान पान का ध्यान रखेंगे तो दूध हमेशा पूरा आएगा। और इस बारे में जो है ना ये हमें निश्चिंत रहना है कि भाई हर एक माता का दूध क्वालिटी वाइज बढ़िया दूध होता है, वो पिलाने में लायक होता है और वो बच्चे को अच्छा पालन पोषण देगा। तीसरा है, सबसे कॉमन एक भ्रांति है कि माँ के खाने का बड़ा संबंध जोड़ते हैं। जो घर में बड़ी लेडीज़ होती हैं या मदर की फ्रेंड्स होती हैं, वो सारी कहती हैं तूने ये खा लिया होगा, तूने मिर्ची खा ली, तूने जो है ना हार्ड चीज़ खा ली, वो बच्चे को चुभ रही है। ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी खाएगा तो माँ जो भी खाएगी वो उसके पेट में जाएगा, ना कि उसके जो है ना दूध में डायरेक्ट आने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर उसने आइसक्रीम खा ली, उसने समोसा खा लिया, अब मैं ख़राब चीज़ों के नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये क्लियर रहे कि भाई ये भी चीज़ खा लेंगी तो कोई बहुत बड़ी वो नुकसान नहीं करने वाला है। सीधा वो माँ को वो पेट में जाएगा, उससे माँ को एनर्जी मिलेगी, उससे दूध उतरेगा। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि भाई माँ को ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी पोषक आहार है, संतुलित भोजन है, माँ को सब कुछ खाना होता है। और ना ही वो कुछ भी खा लेगी, आइसक्रीम खा लेगी तो बच्चे को ठंड नहीं लग जानी है। आइसक्रीम दूसरा है, वो मिर्ची खा लेगी तो ऐसा नहीं कि बच्चे के मुंह में छाले हो जाएंगी या बच्चे को गर्मी बन जानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पोषक तत्वों का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है फीडिंग मदर को सामान्य जो एक औरत है उसके मुकाबले लगभग 500 कैलोरीज कम से कम फालतू लेना होता है, ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व वो दे पाएँ। दूसरा, वो कमज़ोरी भी नहीं आएगी। तीसरा एक भ्रांति है कि भाई जो है दूध पीने के बाद भी बच्चा रोता रहता है। दूध पीने के बाद भी रोता रहता है तो उसका कोई कारण नहीं है। तो उसका
उसका भी कोई कारण नहीं है, तो वो पर्याप्त मात्रा में दूध जो है ना परिपूर्ण आहार देता है बच्चे को। तीसरा ये है कि भाई अगर वो रो रहा है, अगर अनयूजुअल रो रहा है, असामान्य तौर पे रो रहा है, तो फिर बच्चे का कान चेक करने की ज़रूरत होती है, या कई बार बच्चे ने सूसू कर रखा होता है, पोटी कर रखी होती है। रेयरली कभी कभार बच्चे के पेट में गैसेज वगैरह भी हो जाती हैं, पर वो इतना कॉमन नहीं है। तो वो डॉक्टर चेक करके आपको बता सकता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, पर उसका ये कारण ना ढूंढें कि भाई वो दूध पूरा नहीं आ रहा है। दूध हमेशा पूरा आता है। तो कोशिश ये करें कि जो भी बच्चे की माँ के साथ है वो अपना घुमाएं उसको, और 2-3 घंटे बाद जो है ना टाइम टेबल बना के बच्चे को दूध पिलाते रहना है। तीसरा ये है कि भाई पोजीशन ऑफ द चाइल्ड फॉर फीडिंग, वो हमने बता दिया आपको कि बच्चे का 45 डिग्री के कॉर्न पे रखना है बच्चे को, और उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक उसको फीड कराना है। ये कैसे पता लगे कि बच्चा दूध पूरा आ रहा है, माँ का दूध, और बच्चा पूरा संतुष्ट हो रहा है? उसका पता लगाने का तरीका ये होता है, अगर बच्चा 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है, बाथरूम कर रहा है, तो इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि वो उसका फीडिंग प्रॉपर हो रहा है। तो इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। इससे अलग कोई प्रॉब्लम है तो फिर निश्चित तौर पे डॉक्टर से संपर्क करना होगा आपको। अब मैं आपको कुछ और मिसकंसेप्शंस के बारे में बताऊंगा, भ्रांतियों के बारे में, जो कि आमतौर पे हमारे समाज में प्रचलित हैं। सबसे जो पालन पोषण की गड़बड़ियां हैं, एक तो हरड़ देने का बड़ा रिवाज है। हरड़ होती है, काली हरड़ होती है, हाजमे के लिए बनी है। आयुर्वेदा में जिक्र भी किया जाता है कि भाई ये हाजमा करती है, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं कि भाई हम हरड़ दे दें बच्चे को। हरड़ नहीं देना है बच्चे को, क्योंकि इसका मतलब हमने अपने आप उसका डायग्नोसिस बना लिया है कि भाई उसको जो है बच्चे को अपच हो रखा है, उसका हाजमा ठीक नहीं है बच्चे का। ये सही नहीं है। बच्चे का हाजमा ठीक ठाक होता है। उसका कारण ये है कि बच्चे का खाना चेंज नहीं हो रहा है। हम किसी दिन कुछ खाते हैं, किसी दिन समोसा खाया, किसी दिन बाहर फास्ट फूड खा लिया, तो हमें अपच हो सकता है। बच्चे को तो सेम टाइप का खाना मिलना है। सेम टाइप का खाना का मतलब सिर्फ माँ का दूध ही मिल रहा है, तो उसको अपच कैसे हो जाएगी? वो टेलर्ड है उस चीज़ के लिए, उसकी आंत विकसित है पूरी तरह माँ के दूध को हजम करने में। तो हरड़ का कोई भी काम नहीं है, हरड़ नहीं देना है, उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है घुट्टी। घुट्टी जो है उसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। घुट्टी जो है, सबसे पहले तो पैदा होते ही बड़ा हमारे समाज में भ्रांति है कि उसको बच्चे की दादी या और जो भी है उसको कुछ भी मीठा करके, मीठा पानी वगैरह की घुट्टी दे देते हैं। वो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे को इन्फेक्शन होता है और वो फीड करने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको सेटिस्फाई हो जाएगा तो माँ का दूध पकड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए घुट्टी नहीं देनी है। फिर 1-2 महीने पे पड़ोसी या जो भी बड़ी लेडीज़ हैं घर की, वो कहेंगी कि इसको घुट्टी पिलाओ, मुगली घुट्टी पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ। मुगली गुट्टी या और कोई भी गुट्टी नहीं देनी है। इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसमें मिक्सचर होता है विभिन्न दवाइयों का, आयुर्वेदिक चीज़ों का, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मुगली गुट्टी मुगलों समय होती थी, अब उसका कोई प्रासंगिक नहीं रह गई है वो। तो गुट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं देनी है, हरड़ नहीं देनी है, गुट्टी नहीं देनी है। तीसरी चीज़ है शहद। शहद जो है हमारे उसमें बड़ा वो हो गया कि शहद बहुत बढ़िया चीज़ होती है। शहद बढ़िया चीज़ नहीं होती है। एक शिशु के लिए बढ़िया चीज़ नहीं होती है। बड़ा आदमी तो कुछ एक चीज़ें हैं इंडिकेशंस जैसे वो कुछ नहीं खा रखा उसने काफ़ी टाइम से, तो वो शहद ले लेगा, या उसका गला ख़राब है तो भी हम शहद ले लेंगे, तो चलो ठीक है, वो इतना बुरा नहीं है। लेकिन शिशु के लिए जो है शहद वर्जित है। उसका कारण ये है कि इसकी ऑस्मोलरिटी या इसका गाढ़ापन जो है वो ऐसा होता है कि आंत को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें शहद नहीं देना है। शहद, हरड़ और गुट्टी, ये चीज़ें वर्जित हैं। चौथी चीज़ है ग्राइप वाटर। जैसे ही बच्चा 5-6 महीने का होता है तो पड़ोसी भी और बाकी सब लोग भी आके एडवाइस देने लग जाते हैं कि भैया ऐसा करो,
बच्चा रो रहा है, इसके पेट में दर्द हो रहा है और दांत निकलना बहुत मुश्किल काम होता है, इसको ग्रेप वाटर पिलाइएगा। ग्रेप वाटर में भी कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो दांत निकलने में मदद करता हो। दूसरी बात, मदद करने की ज़रूरत कहाँ से आ गई? दांत निकलना एक कठिन प्रक्रिया नहीं होती। जो कुदरती चीज़ें हैं वो अपने आप ही हल होने वाली होती हैं, उसमें कोई भी इंसानी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दांत निकलने के लिए ग्रेप वाटर का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह कैल्शियम की गोलियाँ आती हैं, कैलकारिया फॉस वगैरह, वो भी नहीं देना है दांत निकलने के लिए। दांत निकलने से सिर्फ बच्चे को हल्की फुल्की खुजली होती है, वो बस कपड़े को मुंह में लेने की कोशिश करेगा, लेकिन बच्चे को दस्त और बुखार दांत निकलने से नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हरड़, गुट्टी, शहद, ग्रेप वाटर, ये सब चीज़ें नहीं देनी है। चौथी चीज़ ये है कि बॉटल फीडिंग बच्चे को कभी नहीं करानी है। बॉटल फीडिंग, इसके बारे में मैं 1 मिनट और बताना चाहूँगा। बॉटल फीडिंग जो है, कितनी ही अच्छी बॉटल हो, चाहे शीशे की बॉटल हो, चाहे स्टील की बॉटल हो, ऊपर तो वो प्लास्टिक का निप्पल ही लगना है ना। तो प्लास्टिक का वैसे बर्तन में क्या हम दूध चाय पी सकते हैं? हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर उसके प्लास्टिक के, उस टाइप के प्लास्टिक के जो निप्पल बनी होती है उस टाइप के बर्तन में डाल के दे दीजिए तो हम कभी नहीं पियेंगे। लेकिन हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, वो इन्फेक्शन का मुख्य कारण होता है और उससे बच्चे को बार बार दस्त लगने की समस्या बनी रहती है। बॉटल कोई भी हो, महंगी सस्ती, बॉटल से दूध नहीं पिलाना है। आपको कटोरी चम्मच से दूध पिलाना है, कटोरी चम्मच से दूध पिलाना है। कोशिश करनी है, बहुत छोटा बच्चा है 1 महीने 2 महीने तक का, तो चम्मच से, बाद में बच्चा कटोरी से भी 2-3 दिन दिक्कत आएगी। 2-3 दिन के बाद जो है आप आराम से उसको कटोरी चम्मच से दूध पिला पाएंगे और सीधा कटोरी से पीने लग जाएगा तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी। क्योंकि ना उसमें स्मेल देखनी, बॉटल वाले दूध में स्मेल हो जाती है, उसमें खट्टा हो सकता है। वही दूध अगर हमने बगैर टेस्ट करे पिला दे तो वो तुरंत ही बीमार कर देगा बच्चे को, क्योंकि उसमें कीटाणु हो जाते हैं। तो कटोरी चम्मच से दूध पिलाना है। अगर जो ऊपर का दूध जब 6 महीने बाद अलाउड होता है तो कटोरी चम्मच से पिलाना है, या और किसी कारणवश भी ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर हो जाता है तो कटोरी चम्मच से दूध पिलाना है। अब सवाल उठता है कि कौन सा दूध पिलाया जाए, कौन सा दूध वैलिड है, कौन सा दूध मान्य है जो कि बच्चे को दे सकते हैं हम, जब माँ का दूध नहीं पिलाना। 6 महीने तक तो एज ए रूल पिलाना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। 6 महीने तक नहीं पिलाना है। तो 6 महीने से ऊपर के बच्चे में दूध जो देना है वो जो है नॉर्मल दूध कोई भी पिलाया जा सकता है। गाय का दूध, भैंस का दूध, ये कोई भी दूध पिलाया जा सकता है। और कुछ मदर्स पूछेंगी, जो सवाल पूछते रहते हैं कि क्यों ना मैं अमूल का दूध पिला दूं या पैकेज्ड मिल्क पिला दूं, वो भी ठीक है, ज़्यादा बुरे नहीं है, वो दिए जा सकते हैं। और चौथा है डब्बे वाला, जिसको फार्मूला मिल्क बोलते हैं, तो उसको हम 4th लेवल पे रखेंगे। आमतौर पे उसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, बट अगर और कोई उपलब्ध नहीं है तो फिर वो डब्बे का दूध भी दिया जा सकता है। जैसे ट्रैवलिंग वगैरह में डब्बे का दूध दिया जा सकता है, पर सामान्य तौर पे ये और बाकी दूध से महंगा पड़ता है और इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ नहीं है। उनके बराबर तो हम मान सकते हैं, लेकिन और कोई बहुत ऐसी क्वालिटी नहीं है जो हम ऊपर का नॉर्मल गाय भैंस का दूध पिलाएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो गाय भैंस का दूध पिलाएं, या हम ये थैली वाला दूध पिलाएं, या फिर जो है ना हम वो फॉर्मूला, वो तो चारों लगभग बराबर ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बॉटल से नहीं पिलाना है, वो कटोरी चम्मच से पिलाना है जो भी दूध। नंबर 2, उसमें पानी नहीं डालना है। अगर हम पानी डाल रहे हैं तो बच्चे को पोषक तत्वों की कमी होने का और विटामिन डेफिशिएंसी होने का पूरा चांसेस रहते हैं। तो बगैर पानी का दूध पिलाना है और कटोरी से पिलाना है जब ऊपर का दूध अलाउड हो जाए तो, या फिर रेयर केसेस में लैक्टेशन फेलियर हो जाए, स्तनपान ना करा पाए तो भी ऊपर का दूध पिलाना है और उसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं हो सकती। पहले 15 दिन तक के बच्चे में ज़्यादा ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कम्प्लेक्स है कि भाई भारी हो जाएगा तो पहले 15 दिन या 1 महीने तक के बच्चे में मलाई उतारी जा सकती है, लेकिन दूध में पानी नहीं डालना है। तो ये मुख्य भ्रांतियाँ हैं जो कि आमतौर पे फीडिंग में काम आती हैं, जो कि हमें उनको
वैज्ञानिक तरीके से देखना है और उन भ्रांतियों चक्कर में नहीं पड़ना है। तीसरा, एक दो भ्रांति और भी है जो फीडिंग से संबंधित नहीं है, पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि बड़ी प्रचलित है हमारे समाज में। बच्चा रो रहा होता है तो जो भी होता है, रोना किसी को नहीं सुहाता है, रोने से सब परेशान हो जाते हैं। तो जब भी ज़्यादा रोता है तो सब अपनी सलाह देने आ जाते हैं। कोई कहेगा इसको हंसली हो गई है। हंसली हमारे यहाँ पे हंसली बोन होती है, यहाँ पे ये हंसली होती है। तो वो जो है ना, ये मान के चलते हैं कि बच्चे को बिल्कुल झंझोड़ दें और बिल्कुल कोई उठा के पटक दे तो हंसली वो डिस्प्लेस हो सकती है। पर सामान्य तौर पे कौन ऐसे उसको रफली हैंडल करेगा? तो आमतौर पे हंसली का हटना या उस अपनी जगह से हिलना या टूट जाना, ऐसी दिस इज़ ऑलमोस्ट वेरी रेयर। तो हंसली कोई चीज़ नहीं होती है जिसका रोने से कोई संबंध हो, ठीक है ना, वेरी रेयर। तो ऑलमोस्ट आप ना मान के चलिए कि हंसली को कभी भी परेशान नहीं करती। दूसरा होता है छारू, एक चीज़ है छारू। छारू का मतलब पेट में कीड़े निकालना। तो जब बच्चा ज़्यादा रो रहा होता है तो डॉक्टरी सलाह लेने के बजाय बहुत लोग यूँ करते हैं कि भाई अपना उसके पास पड़ोस में हर कोई, खासकर जो अशिक्षित समाज है हमारा, उसमें पड़ोस में जाएंगे और वो अपना कोई कुछ कीड़े से उसमें से उठा लाता है गंदगी में से, और वो कीड़े उनको चलते हुए दिखा देगा कि ये आपके बच्चे के पेट में से निकलेंगे। जबकि हमें सोचना चाहिए कि जब बच्चा मिट्टी में नहीं खेल रहा, हमारी गोद में है, सुरक्षित है, तो कीड़े कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के थोड़ी आएंगे कि उसके मुंह में घुस जाएंगे। तो इस तरह के कोई जो छारू वगैरह निकलवाना है वो बिल्कुल गलत है और अवैज्ञानिक है। तो छारू निकलवाना कोई चीज़ नहीं है। एक होता काग जो हमारा यहाँ पे सिर में यहाँ पे एंटर फोंटेनेला होता है, तो वो जो है ना दस्त वगैरह में थोड़ा बहुत नीचे हो जाता है, पर आमतौर पे वो नॉर्मल होता है नीचे होना। खोपड़ी से थोड़ा सा नीचे लेवल होना वो असामान्य नहीं है, वो सामान्य है। तो उसको बिल्कुल भी टच नहीं करने देना किसी को भी, किसी अनजान अवैज्ञानिक आदमी को उसको हाथ नहीं लगाने देना है आपको। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये सारी भ्रांतियाँ डिस्कस करी और फीडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ डिस्कस करी। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।